हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के VBI 60 क्वेश्चन को, जो आपकी बोर्ड में डायरेक्टली पूछी जाएगी। आप ये क्वेश्चन को बनाते हैं तो समझिए आपकी बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आने वाली है। और ये जो क्वेश्चन है वो 2021 का कंपलसरी में, यानी कि अनिवार्य सब्जेक्ट जो होती है उसमें पूछा गया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा और शॉर्ट ट्रिक भी इसमें बताया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, किसी वृत्त के क्षेत्र की परिधि जो है 4-5 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। अगर वृत्त की परिधि दे दिया है तो उसकी हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो परिधि जो होती है 2πr होती है, इसके बराबर में दे दिया है 4π। तो क्या करेंगे, r की वैल्यू हमको निकालना है तो 4π लिखेंगे और 2π को डिवाइड में भेज देंगे तो ये काटेगी इसको तो 2 आएगी, यानी कि r की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति ज्ञात करना है। तो कुल परिमिति इसकी कितनी होगी, तो इसकी जो फार्मूला है वो है पाई आर प्लस 2r। यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं तो पाई कॉमन निकलती है, आर, और आर को जब कॉमन देते हैं तो पाई प्लस में आर बच जाती है। आर की जो वैल्यू इसमें दिया है वो दे दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। ये जो है ये पाई आर प्लस 2r, यहाँ से हम आर को कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा। आर की वैल्यू 6 दिया है तो 6 को लिखेंगे और ये पाई प्लस में 2, ये आपका राइट आंसर होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर है। ये जो अर्धवृत्त की परिमिति होती है वो होती है पाई आर प्लस 2r होती है। क्लियर है। चलिए आप तीसरी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर को जो क्वेश्चन है वो है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई हम लोग जानते हैं कि उसकी जो फार्मूला होती है वो होती है पाई आर प्लस 180 डिग्री। चलिए उस वाले फार्मूला पे हम इसको सेट करते हैं, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। तो पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे और रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दिया है 60 डिग्री और बाई 180, 10 से 10 कैंसिल, 6 से काटे इसको 3 से और 7 से इसको काटे तो ये पूरा का पूरा कट गया, बच गया ये 22, जो ऑप्शन में आपका बी में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात जो है 1:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको इसके घन की जो है भुजा को निकालना होगा। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो घन की जो आयतन होती है वो होती है भुजा क्यूब बाई भुजा क्यूब, क्योंकि यहाँ पे दो घन है तो एक का दिया 1 और दूसरे का दिया 27। जब ये क्यूब जाएगी उधर रूट में तो घन में चली जाएगी 1 और इसका घन हो जाएगा 27। ठीक ना, हम आपको रफली बता रहे हैं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो क्वेश्चन है वो बन जाएगी। 1 का घन जो है 1 होगा और 27 का 3 होगा, ये उसकी भुजा है। अब क्या निकालना है हमको, अब जो निकालनी है हमको पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 से 6 कट गया 1:9, इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्लियर है। चलिए आप 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल एवं वक्र क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल और इसके वक्र क्षेत्रफल। बेलन की जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, और बेलन की जो वक्र क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr
आर एच। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर बचेगा आर प्लस एच और नीचे में एच। इसको हल करेंगे तो आर की जो वैल्यू दे दिया है वो दे दिया है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर। तो 80 प्लस में 20 बाई 20 यानी कि 100/20 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 और नीचे में 1 तो बचेगा ही, यानी कि 5:1 इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9 और 11 की माध्यिका क्या हो। तो माध्यिका निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में इसको क्या कर लेंगे, सजा लेंगे। तो चलिए हम सजाते हैं इसको। सबसे पहले किसको हम लिखेंगे, तो 7 को लिखेंगे, उसके बाद में 8 को लिखेंगे, उसके 9 को लिखेंगे, 10 को लिखेंगे, 11 को लिखेंगे, 12 को लिखेंगे और 15 को लिखेंगे। क्लियर है। इसे सजाने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट करने पे आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 3 अंकों और राइट से 3 अंकों क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे और जो बीच वाला आएगा वही मेरा राइट आंसर होगी। अगर 2 संख्या आएगी तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछ रहा है कि इसकी जो है बहुलक क्या होगी। तो जो बार बार आती है वही मेरा बहुलक कहलाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि 50 जो है सबसे ज़्यादा मरते आया है, इसलिए मेरा आंसर जो हो जाएगी वो 50 आंसर राइट होगी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है यदि किसी घटना की घटने की प्रक्रिया P हो तो उनके नहीं घटने की प्रक्रिया क्या होगी। तो 1 - P होगा। एक बात आप याद रखिएगा कि घटने की अगर पूछें तो 1 - P' बोलना है, और ना घटने की अगर पूछे तो 1 - P बोलना है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासे पर अंक 5 आने की क्या प्रक्रिया है। तो देखिए जब 2 पासे को हम एक साथ फेंकेंगे तो टोटल जो घटना होगी वो होगी 36 और एक केस में ही मात्र 5 आएगी। जैसे कि 1 2 आया, 1 3 आया, 1 4 आया, 1 5 आया। तो उसी प्रकार से जो है 5 जो है एक मरते आएगी। तो इसलिए जो है हम लोग जानते हैं फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की जो फार्मूला होती है वो होती है PE बराबर जो होती है NE/NS होती है। तो NE की वैल्यू 1 आएगा और टोटल संख्या कितनी है, 36 है। तो 1/36 इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बिंदु -6, -7 का कोटि क्या होगा। तो पहले वाले जानते हैं हम लोग, x की वैल्यू होती है भुज और y की वैल्यू होती है कोटि। तो -7 इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक अक्ष का समीकरण क्या होती है। तो एक अक्ष पे जो समीकरण बनता है वो y बराबर में 0 होती है। अगर y अक्ष पे बोले तो x वाला 0 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसी टाइप का जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में 100% पूछी जाएगी। अगर आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन खुद से बन रहा है तो समझिए कि आपके बोर्ड में एग्जाम में आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 14 है। वो सेक स्क्वायर 10 - कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि 10 और जब 80 को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 90। अगर 90 वैल्यू आ रही है तो आप उसका आंसर कितना डालेंगे, 1 डालेंगे। वैसे भी आप सेक स्क्वायर 10 है और माइनस में कॉट स्क्वायर 80 है। तो अगर हम कॉट स्क्वायर 80 को चेंज करते हैं, मान लेते हैं कॉट स्क्वायर 80 डिग्री है, इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो कॉट है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर 80 को 90 - हम 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला पे सेट हो गया, कॉट 90 - थीटा। क्या होती है फार्मूला, tan थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर तो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह पहले से चल रहा है सेक स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला कुछ याद आ रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होती है, 1 होती है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली आप 10 और 80 को ऐड करने पे अगर 90 आ रही है, दो
डिग्री को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रही वैल्यू तो उसको आंसर जो है वो आप 1 डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दे रखा है तो उसके केंद्रक के नियामक क्या होगा। तो केंद्र का नियामक निकालने का जो फार्मूला है वो हम लोग जानते हैं। मान लेते हैं ये मेरा त्रिभुज है, सपोज ABC, इसका निर्देशांक दे रखा है वो है -1 0 है, -1 0 है, और B में मान लेते 5 2 है और 8 2 है। केंद्रक निकालना है, क्या करेंगे, सारे x वाले को जोड़ेंगे, यानी कि -1 5 और 8, -1 5 8 बाई 3 करेंगे, फिर y वाले को सारे को y वाले को जोड़ेंगे, तो y वाला जो है वो है 0 प्लस -2 प्लस में 2 बाई 3। यहाँ पे प्लस में और माइनस में ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये बात करते हैं तो 8 5 13, 13 में से एक जाएगा तो 12, यानी कि 12/3 और कॉमा में 0 आएगा, यानी कि 12 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगी, 4,0। इसका राइट आंसर हो जाएगी जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अन्यथा हम दूसरे टाइप से वीडियो डालेंगे। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त का परिमिति बोल रहा है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होती है फार्मूला, πr + 2r होती है। तो उस वाले फार्मूला पर जब इसको सेट करेंगे तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी, वैसे करके देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये फार्मूला है πr + 2r, r की जगह कितना रखना है, 7 रखना है। तो यहाँ से हम r को कॉमन भी कर सकते हैं, तो पाई + 2 बचेगा, r की जगह पे 7 रखना है, और ये 22/7 प्लस में यहाँ हो जाएगी 2। 7 जब अंदर जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, ये 22 + 7 दूनी ये इसमें होता 14 हो जाता। ये आपकी राइट आंसर हो जाएगी 36। क्या हो जाएगी राइट आंसर आपका 36 हो जाएगा। आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 10वां के स्टूडेंट है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। आगे का जो क्वेश्चन है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त पे बाह्य बिंदु से बोला है तो आप 2 लगा सकते हैं, ठीक, यानी कि किसी बिंदु से एक वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन बोलता है एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनगिनत, एक वृत्त पे अनगिनत, और किसी बिंदु से वृत्त पे मात्र 2। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा, नहीं मिलेगा उसके बाद में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कौन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होती है वो क्या होती है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। ये डायरेक्टली फार्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ हम बता नहीं सकते क्योंकि ये फार्मूला ही है। कौन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है tan 10, tan 15, tan 75, tan 80। इसका आप 1 सेकेंड में आप आंसर ला सकते हैं। देखिए अभी जस्ट हम बताए हैं कि 2 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे है 10 डिग्री और यहाँ पे है 80 डिग्री। 90 की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, लिख दीजिए 1। और इस सारे के सारे इंटू में है तो इंटू कीजिए। और देखिए यहाँ 15 है और 75 है, 15 75 को जोड़ने पे कितना होना चाहिए 90। तो 90 हो गया, 90 की वैल्यू कितना होगी 1, 1 × 1 कितना होगी 1 होगी। इसका राइट आंसर जो होगी वो डी होगी। कुछ आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डिग्री को जोड़िए और 90 डिग्री अगर आ रही है तो आप उसका आंसर लगा दीजिए 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है कि tan थीटा जो है √3 है तो सेक थीटा की वैल्यू बताना है। यानी कि tan थीटा बराबर √3 है तो इसका मतलब है थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो इसका मतलब सेक 60 की वैल्यू क्या होगी। तो सेक 60 की वैल्यू जो होगी आपका वो हो जाएगी आपका 2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। तो सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/1 यानी कि 2, राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, रियल पेपर है। ये जो है इसमें दे रखा है 4 5 9 11 और x का माध्य 7 दे दिया है। तो x की वैल्यू क्या होगी। तो माध्य का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट
क्या करना पड़ेगा हमको, सबकी संख्या को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 4 5 9 11 जोड़ x बाई बराबर में है 7। सारी संख्या को क्या किए, जोड़ दिए। अब जितनी संख्या उससे भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 है, 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 4 9 9 9 18 18 और 11 जो होगी आपका 18 और 11 29 हो जाएगी। तो 29 प्लस में x तो बचेगा, अब बराबर में 7 बचे 35 हो जाएगी। तो x की वैल्यू निकालना है हमको, तो 35 माइनस में 29 होगी, इसलिए x बराबर हो जाएगी आपका 6, जो ऑप्शन में आपका दे रखा है ए में ही। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए माध्य का कॉन्सेप्ट है, सारी संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जितनी संख्या को जोड़ है उस संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। बट यहाँ पे क्या है कि एक संख्या को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि गुम कर दिया गया है, उसी संख्या को पूछ रहा है। तो हम समीकरण के रूप में इसको हम क्या करेंगे, हल करके बना देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस में 4x + 1 बराबर में 0 है, तो इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति निकालने का जो फार्मूला है वो सबसे पहले क्या करते हैं, डी निकालते हैं। क्या करते हैं, डी। तो डी बराबर जो फार्मूला होती है वो होती है b² - 4ac। तो डी निकालेंगे, बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे 4 है और ये ए है, यानी कि a b c है। तो b के जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे भी 4 है और इनटू में 1, c के जगह पे 1 है। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 माइनस में 16, यानी कि d बराबर क्या हो गया, 16 में से 16 गया तो 0। d की वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसका मतलब इसका मूल जो है वास्तविक है और समान है। तो वास्तविक और समान किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि बराबर वहीं सेम इक्वल हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि 3 अल्फ़ा जो है 90 डिग्री है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। तो 3 अल्फ़ा जो है 90 डिग्री है, इसलिए अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगी, 90/3। काटेंगे इसको तो 30 आएगी। तो ये जो 30 डिग्री आ रही है हम कहाँ पे पुट करेंगे, साइन अल्फ़ा के जगह पे। तो साइन 30 की वैल्यू जो होगी 1/2 होगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, साइन यहाँ पे जो है साइन 45 प्लस थीटा दे रखा है, माइनस में कॉस 45 माइनस थीटा दे रखा है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका ए नंबर। इसमें ज़्यादा हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर में 16 एवं 7x - 4y बराबर में 2 के हल क्या होगा। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हल करने के लिए हम लुप्तीकरण, ब्रज गुणन या फिर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको हम सॉल्व करेंगे। बारी बारी से रखेंगे वैल्यू, जो वैल्यू इसको संतुष्ट कर देगा वही वैल्यू मेरा आंसर होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 3 रख करके देख रहे हैं पहले। तो x बराबर 2 रखेंगे तो 10 हो गया, और y बराबर 3 रखेंगे तो इधर 16 और इधर 16, ये संतुष्ट कर रहा है, इसमें भी संतुष्ट करना चाहिए। तो x बराबर 2 रखेंगे तो 14 होगा, और y की जगह पर कितना रखेंगे, 3। तो 14 में से हम 12 को 4 × 12 को घटाएंगे तो 2 आएगी। इसका मतलब जो है ये मेरा राइट आंसर इसमें क्या कर रही है, सही कर रही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगी यही हो जाएगी। उतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको हल करने की, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC और DE जो है समरूप त्रिभुज है। ABC का क्षेत्रफल जो है 36 वर्ग सेंटीमीटर है, और DEF का जो क्षेत्रफल है 49 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, तो उसका वर्ग कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो 36 का 6 होगा और 49 का 7 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसमें और कुछ नहीं करना है, स्क्वायर में दे रखा है तो उसका वर्गमूल कर देंगे। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के। ऐसा फिगर बनेगा, एक त्रिभुज है ABC और इसका जो है समानांतर में खींचा गया है A। ये टोटल दे रखा है और ये दे रखा है, हमसे ये वाला टर्म पूछ रहा है। तो ये जो इसको हल करने का जो तरीका है, उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AD बटा में BD, यानी कि 3 बटा में 5 बराबर में x मानेंगे, क्योंकि टोटल जो है
टोटल है 5.6, तो इसको x मानेंगे तो ये वाला टर्म को क्या मानेंगे 5.6 माइनस में x, यानी कि इस वाले फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे। और इसके बाद में हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो x की वैल्यू जो है 2.1 आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं एक मेरा ये वृत्त है, यहाँ पे ये जो इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और ये इस पे समकोण बना रही, तो इसकी जीवा की लंबाई क्या होगी, यानी कि कर्ण निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो कर्ण निकालने का मतलब है 10 का स्क्वायर जोड़ में 10 का स्क्वायर रूट अंडर, तो 200 200 का रूट अंडर कंप्लीट करेंगे तो 10√2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है वो है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस में sin 60 इंटू में sin 30, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो इसको हल करेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले लिखेंगे cos 60 की वैल्यू क्या होगी। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू है, उसके बाद में cos 30, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद में जो है आपका वो है sin 60 यानी कि √3/2 और sin 30 यानी कि 1/2। तो देखिए सेम चीज़ ये भी है और सेम चीज़ यही है, तो सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटेगा तो रिजल्ट क्या होगी 0 होगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण में चर की घात क्या होगी। रैखिक समीकरण में घात की संख्या क्या होती है 1 होती है। रैखिक समीकरण में 1 होगी, उसकी हलों की संख्या 1 होगी। द्विघात समीकरण में 2 होगा, उसकी हलों की संख्या भी 2 होगी। त्रिघात में 3 होगा पावर उसका यानी कि घात, और उसकी हलों की संख्या भी 3 होगी। आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है सअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। तो सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर का मासा जो होता है हमेशा 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगी। आप इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि m के जगह पे 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो 4 × 1 और प्लस में 1 5 होगी, यानी कि विषम तो यही होगा। 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 3 रखेंगे तो भी विषम देगा, लेकिन बाकी सब में जो है वो सम देगा। आप 1 2 रख करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आ ही गया है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो रैखिक में हम जस्ट बताए हैं, रैखिक में शून्यकों की संख्या 1 होती है और घात भी 1 होती है, द्विघात में 2 होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो कह रहा है 2x² - 3x - 5 के शून्यक क्या होगा। तो शून्यक अब निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए तीनों ऑप्शन में से किसी को पुट करके देखिए, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगा वो राइट आंसर हो जाएगी। तो जब -1 रखेंगे हम तो ये समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है px बराबर में qx × gx और px का घात 6 है और gx का घात 2 है, तो px/gx की वैल्यू क्या होगी। यानी कि 2 में हमको 3 से भाग करना है घात के रूप में। तो घात अगर आधार सेम हो तो घात क्या होती है घटती है, यानी कि 6 में से 2 जाएगी तो बचेगी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है राइट ए हो जाएगी। एक क्वेश्चन है कह रहा है कि बहुपद 6x² माइनस में 11x प्लस में 3 के शून्यकों का योग क्या हो गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होती है अल्फा प्लस बीटा ये क्या होती है -b/a। तो -b/a करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे जो है -b/a, तो माइनस ये फार्मूला का, और b के जगह पे -11 है और a के जगह पे जो है ABC, यानी कि a के जगह पे 6 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बाई में बचेगा 6, यानी कि 11/6 आंसर राइट आंसर सी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है कह रहा है रैखिक समीकरण 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो हल होने का जो कंडीशन है हम करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि 2/4 बराबर 3/6 5/15। तो जब इसको काटेंगे तो 1/2 1/2 और 1/2
3, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3 आएगा। तो ये दोनों तो बराबर होगा, बट ये बराबर नहीं होगा। तो जब दूसरा वाला में कट होगा तो इसका हल की संख्या क्या होगी? कोई हल इसका नहीं होगा। अगर पहला वाला में कट लगता है तो इसको हलों की संख्या 1 होती है। अगर कोई नहीं कटता है तो इसका मतलब उसमें हलों की संख्या अनगिनत होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है tan थीटा जो है 4/3 है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा जो होती है वो sin थीटा बाई cos थीटा होती है। tan थीटा बराबर 4/3 दे रखा है, और इसकी जो फार्मूला होती है वो होती है sin थीटा बाई cos थीटा, यानी कि sin की वैल्यू 4 है, cos की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से बोला है sin थीटा प्लस में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। 4 + 3 7 आएंगे राइट आंसर, जो ऑप्शन में दे रखा है आपका। इसका जो राइट आंसर होगी वो 7 होगी। इसका कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा है, यानी कि ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? तो चाप की लंबाई जो होती है वो होती है पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। तो देखेंगे इसमें से कौन है। तो इसमें देख रहे हैं कि 360 डिग्री यहाँ पे है, तो 2 से जब 360 को काटेंगे तो बचेगा क्या? 180, यानी कि ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सेक 11 बाई कौशिक 79 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इन दोनों को जो ना कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, 90 हो रहे थे, ऑप्शन इसका जो है 1 हो जाएगी। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है एक पहिए का व्यास जो 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? तो क्या करेंगे, पहिए के सबसे पहले हम परिधि निकालेंगे और उस परिधि से हम इस दूरी में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। चलिए भाग करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, व्यास जो दे रखा है डी वो है 40 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है परिधि, यानी 2πr। 2π के जगह 22/7 रखेंगे और r के जगह पे 20, यानी कि 40π आएगी आंसर। क्लियर है। अब इस 40π यानी कि इसको हम पाई में नहीं रखेंगे, इसको हम गुना करा देते हैं कंप्लीट। 40 × 22/7, इससे हमको भाग करना है। ये जो आंसर आ रही है ये वाला, ये सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले इसको हम मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, और ये 5 होगी और ये 2, यानी कि ये 44/35 होगी। तो इस 44/35 हमको इसमें 176 में क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो 176/44/35 35 ऊपर 44 नीचे काटेंगे। तो 11 से काटेंगे, 11 × 11, 11 × 66, 11 × 44, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगी 4 × 16, 4 से 35 में गुना करेंगे तो 140 चक्कर होगी, 140 चक्कर इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यानी कि पहिए का जो है परिधि से हम भाग करते हैं उसकी टोटल डिस्टेंस में। क्लियर है। आप खुद से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि 10वां के स्टूडेंट है तो आप इतना कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसकी आयतन क्या होगी? तो इसकी जो आयतन होती है, शंकु की आयतन 1/3πr² होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो फार्मूला ही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन जो है 47वां क्वेश्चन जो है, कह रहा है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी संपूर्ण पीच क्षेत्रफल क्या होगी? तो संपूर्ण पीच क्षेत्रफल अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, कैसे निकालते हैं। ये जो फार्मूला है वो है 2πr × r + h। फार्मूला पे इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। r की जगह पे कितना दे रखा है, तो व्यास दे रखा है d, यानी कि 28 सेंटीमीटर, तो r बराबर जो होगी वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो r के जगह पर रखते हैं 14, ये 14, और h के जगह पे कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। 7 से काटेंगे 2 होगी, इसको जब गुना कराएंगे तो 44 दूनी 88 हो जाएगी, और गुना ये हो जाएगी आपका 14
और 20 34, इसको क्या करते हैं गुना करा देते हैं। तो गुना कराने पे इसकी जो राइट आंसर होगी वो राइट आंसर जो होगी वो हो जाएगा आपका 2992 सेंटीमीटर। आप गुना कीजिएगा तो 88 को आप 34 से गुना कीजिएगा तो 2992 आपका राइट आंसर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाले बोर्ड में ये जो है आपको काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में डायरेक्टली आएगी और आती भी है और आती ही रहेगी। तो आप इधर उधर चक्कर में नहीं रहें, किसी की बात ना समझें और डायरेक्टली क्वेश्चन को हल करें। और आप ना भी पढ़े हैं तो डायरेक्टली क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना है, जिस तरीक़े से हम बता रहे हैं उस तरीक़े से आपको भी हल करना है और आपको बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है। अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो उसकी आयतन क्या होगी। तो मान लेते हैं त्रिज्या r है, उसकी r को जो है तिगुनी कर दी जा रही है, 3r हो जा रही है, r जो है 3r के बराबर हो जा रही है। तो गोले की आयतन है, गोले की आयतन होती है 4/3 पाई r क्यूब। r के जगह पे 3r रखना है, इसका क्यूब करना है, यानी 4/3 पाई 27r क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 4/3 पाई r क्यूब इंटू में 27 आ रही है, क्या हो रही है इंटू में 27, यानी कि ये जो है ये तो मूल इसका आयतन है, बट ये जो है ये क्या हो रही है इतना एक्स्ट्रा, यानी कि 27 गुना क्या है एक्स्ट्रा है, जो ऑप्शन में डी में दे रखा है। क्लियर है। आप क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे, कह रहा है यदि किसी घन की विकर्ण जो है 6√3 सेंटीमीटर है तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घन के विकर्ण दे रखा है तो इसकी भुजा निकालेंगे। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला जो है √3 भुजा होती है, और ये जो है कितने बराबर दे रखा है 6√3 के। तो √3 से हम √3 को काट भी सकते हैं, तो भुजा बराबर जो है वो 6 आएगी। अब हमको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगी, 36 को जब 100 से गुना करेंगे तो 216 राइट आंसर आएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी शंकु के वक्र पे क्षेत्रफल जो है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। आसान क्वेश्चन है, बना लेंगे। शंकु की जो है वक्र पे क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि पाई आर एल दे रखा है 880 सेंटीमीटर। पाई के जगह पे 22/7 और आर के जगह पे जो दे रखा है वो 14 दे रखा है। एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखा है। एल की वैल्यू निकालना है तो 7 से हम इसको काटेंगे 2, तो एल बराबर हो जाएगा 880, 22 दूनी 44 जो है नीचे चली जाएगी, 44 इसको काटेंगे 2 और ए 0 है, तो यानी कि 20 इसका राइट आंसर आएगी तिर्यक ऊंचाई, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं हमको बताना है, यानी कि वो परिमेय संख्या होगी। तो देखिए पाई मेरा अपरिमेय संख्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट वाला जितने सारे होते हैं वो सारे के सारे अपरिमेय होते हैं, लेकिन रूट में अगर जिसका कंप्लीट वर्गमूल हो जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा परिमेय कहलाएगा। इसका देखेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो ये मेरा इसका जो है कंप्लीट वर्गमूल हो जाएगा। जैसे कि 75 को हम क्या कर सकते हैं 25 गुने में 3 लिख सकते हैं, तो 25 का क्या होगा 5 होगा, तो 5 बाहर हो जाएगा, रूट में 3 बच जाएगा। क्लियर है। और 48 है तो 16 गुने 3 करेंगे तो 16 का 4 हो जाएगा, लेकिन रूट 3 बच जाएगा, तो √3 से √3 तो कटिए जाएगा, तो बचेगा यही ना 4/5। पहले से गुना में है 3, यानी कि 5 थी 15/4 आंसर आएगी इसका। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आप खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो है कह रहा है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, यानी कि यहाँ पे दे रहा है द्विघात बहुपद x² - 3x प्लस में 5, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा प्लस बीटा जो होती है -b/a होती है, जो ऑप्शन में ए में दे रखा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21, 66 एवं उनका मासा 19 है तो उनका लासा क्या होगा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा गुने मासा होता है, तो कुछ नहीं करना है, लासा निकालना है तो इससे हम डिवाइड कर देंगे इसमें। मासा निकालना होता तो भी डिवाइड कर देते हैं हम इसी में, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होती है लासा गुने
मासा, ये फार्मूला ही है। तो जब 19 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी, देखिए 19 से जब 21 में भाग करेंगे तो एक दफ़ा लगेगा, तो पहले दफ़ा में एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में ही मात्र एक है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद पी एक्स का शून्य क्या होता, x + 1 जो है 0 के बराबर कर देंगे, शून्य को बोला है तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, इसका राइट आंसर हो जाएगी जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सार्वंतर क्या हुआ, तो माइनस क्या करेंगे T2 - T1 करेंगे, तो -6 में से -10 को घटाएंगे तो प्लस में 10 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगी 4 राइट आंसर। क्लियर है। देखिए यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से माध्यिका हमको निकालना है, तो माध्यिका एक क्वेश्चन और मिला है, आप वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट को समझे थे। सबसे पहले क्या करना है, हमको आरोही या फिर अवरोही क्रम में सबको सजा लेना है, और राइट साइड से और लेफ्ट साइड से क्या करते हैं, बारी बारी से संख्या को एलिमिनेट करते हैं, जो बीच में आती है वही मेरा आंसर होती है। अगर 2 संख्या आ रही है तो दोनों संख्याओं को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर से क्वेश्चन आ रही है कि इनमें से बहुलक क्या होगी, तो जो बार बार आएगी वही मेरा बहुलक होगा, जो इसमें दे रखा है, इसका जो राइट आंसर होगी आपका डी हो जाएगी, क्योंकि 9 ही है जो बार बार आ रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन जो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं होता है, सिर्फ अपने को छोड़ करके। तो इसमें से 27 में भाग हो जाती है, 35 में हो जाती है, 56 में हो जाती है, लेकिन 13 में किसी भी संख्या से भाग नहीं होती है, तो यही मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई। यानी कि अभाज्य का मतलब नहीं होने वाला संख्या। ये क्वेश्चन है यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य जो है 8.9 एवं माध्यिका जो है 9 हो तो बहुलक की वैल्यू क्या होगी, तो बहुलक का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 माध्य -2 माध्यक, ये तुम्हारा मोड का फार्मूला यानी कि बहुलक का। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस वाले फार्मूला पे क्या करेंगे, इसको हम सेट कर देंगे। यहाँ पे जो है 3 माध्य नहीं 3 माध्यक होती है और -2 माध्य होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगी, तो समांतर माध्य क्या होती है, दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, वही मेरा समांतर माध्य होती है, अर्थमेटिक मीन होती है। तो 19 और 25 को जोड़ेंगे, जोड़ने पे 2 से भाग करेंगे, जो आंसर आएगी वो मेरा 22 होगी। क्लियर है। तो इसमें जितने सारे क्वेश्चन देखे हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और पूरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपसे भी पूछी जाएगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।